और स्वैच्छिक घोषणा योजना क्रियान्वित की गई है। इस योजना के बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहे हैं और लगभग 1.08 लाख उपभोक्ताओं ने इस योजना में भाग लिया और लगभग 400 करोड़ रुपए के बिलों का निपटान हुआ है। गत 2 वर्षों के दौरान संप्रेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न क्षमताओं के 73 सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 228 सबस्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 1300 किलोमीटर लंबी बिजली लाइनें बिछाई गई हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, सरकार ने कुछ श्रेणियों के भवनों के लिए सोलर रूफटॉप बिजली संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य किया है, जो बिजली उत्पन्न करने के लिए उपलब्ध छतों का इस्तेमाल करने और उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों को कम करने में मदद करेगा। अब तक राज्य में 45 मेगावाट की क्षमता की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित हुई हैं। सरकार ने 3 चरणों में 1 लाख सोलर आधारित होम सिस्टम प्रदान करने के लिए कुल 230 करोड़ रुपए की लागत से मनोहर ज्योति स्कीम शुरू की है। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों की सिंचाई आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 122 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की 90% वित्तीय सहायता से किसानों को 2 हॉर्स पावर और 5 हॉर्स पावर तक कुल 3050 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम उपलब्ध करवाए गए हैं। मैं वर्ष 2017-18 में गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग के लिए 112.50 करोड़ रुपए का आवंटन करता हूं, जो कि गत वर्ष के 44.26 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान परिव्यय की तुलना में 154.18% अधिक है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सरकार बस्तियों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2016-17 में 263 बस्तियों की समस्त आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर 2016 के अंत तक 157 बस्तियों को कवर किया जा चुका है। वर्ष 2017-18 में और 250 बस्तियों को यह लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है। सरकार जल आपूर्ति के स्तर को 55 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए गांव में मौजूदा पेयजल आपूर्ति सुविधाओं को मजबूत करने पर बल दे रही है। ये कार्य अतिरिक्त नलकूप स्थापित करके मौजूदा नहर आधारित जल घरों के संवर्धन एवं सृजन, बूस्टिंग स्टेशनों के निर्माण और मौजूदा वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके किया जाएगा। वर्तमान में नाबार्ड की वित्तीय सहायता से 7 जिलों नामतः महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद और पलवल में 359 गांव और 62 ढाणियों में जल आपूर्ति की वृद्धि के लिए 750.29 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 11 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के सभी कस्बों में पाइप आधारित जल आपूर्ति प्रणाली उपलब्ध करवाई गई है। 70 कस्बों में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं, जबकि 5 कस्बों में सीवरेज सुविधाएं बिछाने का कार्य प्रगति पर है। शेष 5 कस्बों में अधिसूचना के उपरांत कार्य शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की वित्तीय सहायता के साथ 4 कस्बों नामतः सोना, नूह, पटौदी और फरूख नगर में जलापूर्ति योजनाएं क्रियान्वित और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले 3 शहरों पटौदी, पुनाना और अखीन में सीवरेज सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के तहत सोनीपत और पानीपत शहरों में सीवरेज सुविधाओं के संवर्धन व सुधार और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण के लिए क्रमशः 88.36 करोड़ रुपए और 129.51 करोड़ रुपए लागत की 2 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। मैं वर्ष 2017-18 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3382.84 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 में 2906.52 करोड़ रुपए की तुलना में 16.39% अधिक है। परिवहन, सरकार हरियाणा के लोगों को सुरक्षित और सक्षम परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मार्च 2017 के अंत तक बस बेड़े में बसों की संख्या को 4200 तक बढ़ाए जाने से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में संयोजिता में व्यापक सुधार आएगा। वर्ष 2017-18 में बस बेड़े में 5000 तक की वृद्धि होने की संभावना है। सरकार कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रति किलोमीटर स्कीम के आधार पर निजी बसों को किराए पर लेने पर भी विचार कर रही है। सरकार ने स्टेट कैरी स्कीम 2017 अधिसूचित की है, जिससे निजी ऑपरेटरों की बस उपलब्धता बढ़ने की संभावना है। सरकार ने परिवहन विभाग में 2038 चालकों, 930 परिचालकों, 908 हेल्पर्स और स्टोरमैन के रिक्त पदों को भर्ती करने के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। सरकार ने वर्ष 2016-17 में पायलट आधार पर अनेक नई पहल की हैं, जिनका वर्ष 2017-18 में बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। हरियाणा राज्य की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इनमें परस्पर हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में GPS आधारित वाहन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करना,
पास जारी करने और अग्रिम बुकिंग सहित हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में हस्तचालित इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशूइंग मशीन शुरू करना, सभी प्रमुख बस अड्डों पर CCTV कैमरे लगाना शामिल है। वर्ष 2017-18 में परिवहन विभाग के लिए 2459.70 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। शहरी विकास, माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर शहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाकर शहरों के रूपांतरण के लिए 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं नामतः स्मार्ट सिटी और अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार ने 2022 तक प्रत्येक परिवार के लिए अपना घर सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में विभिन्न स्थानों पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 882.50 करोड़ रुपए की लागत से 11,259 EWS फ्लैट्स के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति तैयार की गई है। मैं शहरी विकास के लिए 4,973.58 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के लिए 3,869.63 करोड़ रुपए और नगर एवं ग्राम आयोजना के लिए 1,103.95 करोड़ रुपए शामिल हैं। ये परिव्यय संशोधित अनुमान 2016-17 में 3,408.16 करोड़ रुपए की तुलना में 45.93% अधिक है। उद्योग आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार ने नई उद्यम प्रोत्साहन नीति तैयार और क्रियान्वित की है, जिससे राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल माहौल बना है। गत 1 वर्ष के दौरान 6.19 लाख करोड़ रुपए के निवेश के 407 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें से 86,013 करोड़ रुपए के निवेश के 148 समझौते क्रियान्वयनाधीन हैं, जिनसे राज्य में लगभग 1.60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के समय हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारतवर्ष में 14वें स्थान पर था। बहरहाल नई उद्यम प्रोत्साहन नीति की घोषणा के 1 वर्ष के भीतर अब देश के अग्रणी राज्यों में और उत्तर भारत में पहले स्थान पर आ गया है। वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में 12,725 लघु और 266 मध्यम एवं बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। 16,780 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ इन उद्योगों ने 1,70,000 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। उद्यम या औद्योगिक मंजूरी प्रदान करने वाले सभी विभागों को संपर्क के एक बिंदु के साथ एक ही छत के नीचे लाने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र से निवेशकों एवं उद्यमियों को पारदर्शी रूप से सहज और परेशानी मुक्त सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है। मैं बजट अनुमान 2017-18 में उद्योग और खनिज विभाग के लिए 399.88 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, हरियाणा राज्य ने अपने विजन को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 3 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात प्रत्येक नागरिक की उपयोगिता के रूप में डिजिटल अवसंरचना, मांग पर शासन एवं सेवाएं और नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण के साथ जोड़ा है। सरकार और निजी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में ICT आधारित अटल सेवा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 3,600 से अधिक अटल सेवा केंद्र और 134 ई-दिशा केंद्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में 2015 की आबादी के आधार पर 100% आधार नामांकन हुआ है। वृद्धों, निशक्तों, स्थायी रूप से चलने फिरने में असमर्थ शैय्याग्रस्त नागरिकों के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से विशेष आधार नामांकन अभियान चलाया गया। 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के आधार नामांकन के लिए 400 टैबलेट खरीदे गए और 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 500 आधार नामांकन किट्स खरीदी जा रही हैं। माननीय उपाध्यक्षा महोदया, मैं इस सम्मानित सदन को ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने ई-गवर्नेंस में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वे इस प्रकार हैं: नई पेंशन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पेंशन नीति विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA पुरस्कार, हरियाणा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ई-ग्रास को ई स्टैंपिंग एप्लीकेशन के साथ एकीकरण करने के लिए CSC नीहलैंड अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2016, ई-ग्रास का ई स्टैंपिंग के साथ एकीकरण के लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2016, स्कॉच द्वारा ETDS स्रोत पर कर कटौती के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट, समग्र वेब उपस्थिति के लिए हरियाणा स्टेट फॉर डिजिटल इंडिया सिल्वर मेडल MITY भारत सरकार,
गुरुग्राम जिले के राजस्व रिकॉर्ड का GIS के साथ एकीकरण के जी ट्रायंगुलेशन प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय ई शासन पुरस्कार। राज्य नागरिक डाटाबेस SRDB के तहत आधार कोष के लिए लगभग 1,58,00,000 नागरिकों का रिकॉर्ड एकत्रित किया गया है। विकसित नागरिक डाटा का इस्तेमाल भारत सरकार की परिकल्पना के अनुरूप लाभ प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। आंकड़ों के आदान प्रदान के लिए विभिन्न विभागों की 29 ई सेवाओं को SRDB के साथ एकीकृत किया गया है। SRDB की मदद से केरोसिन सब्सिडी, सामाजिक पेंशन और छात्रवृत्तियां प्राप्त कर रहे अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, जिससे राज्य के लिए काफ़ी बचत हुई है। मैं बजट अनुमान 2017-18 में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 125.56 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 के 88.69 करोड़ रुपए की तुलना में 41.57% अधिक है। पर्यटन और संस्कृति। राज्य सरकार भौतिक विकास की आवश्यकता के साथ साथ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी सचेत है। इस दिशा में राज्य ने दिसंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया। सरकार सिंधु दर्शन, मानसरोवर यात्रा और गुरु दर्शन यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। भारत सरकार ने कृष्णा सर्किट के तहत कुरुक्षेत्र की पहचान एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में की है। इसके लिए राज्य द्वारा ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्निहित सरोवर का विकास किया जा रहा है और शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। राज्य ने स्वदेश दर्शन परियोजना के तहत रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोपुर के लिए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हेरिटेज सर्किट विकसित करने की पेशकश भी की है। राज्य सरकार हरियाणा को एक फिल्म निर्माण अनुकूल राज्य बनाने के लिए शीघ्र ही एक फिल्म नीति की घोषणा करेगी। मैं 2017-18 में इन परियोजनाओं को शुरू करने हेतु पर्यटन के लिए 72.14 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं वृद्धों का कल्याण। आधुनिक भारत के महान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन एवं अंत्योदय के सिद्धांत प्रतिपादित किए, का यह जन्म शताब्दी वर्ष है। सरकार उनके सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने श्रमिकों, मजदूरों, गरीबों, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों, महिलाओं एवं वृद्धों के कल्याण एवं उत्थान के लिए नए कदम उठाए। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये की वित्तीय सहायता, जबकि समाज के सभी वर्गों की विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह के अवसर पर 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर जातीय विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,01,000 रुपये किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के अनुसार 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2016 से वृद्धों और दिव्यांगों तथा विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1,600 रुपये प्रति माह की गई है। स्कूल नहीं जाने वाले दिव्यांगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 700 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह की गई है। मैं वर्ष 2017-18 के लिए अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के लिए 736.84 करोड़ रुपए और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 4,875.47 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। महिला बाल विकास। राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समुदायों और सामाजिक संगठनों को एक ही मंच पर लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वर्तमान सरकार के प्रयासों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप लिंगानुपात जन्म के समय में काफ़ी सुधार हुआ है, जो 2011 में केवल 830 की तुलना में दिसंबर 2016 तक 900 के स्तर पर पहुंच गया है। मैं 2017-18 में महिला एवं बाल विकास के लिए 1,247.24 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 में 1,009.66 करोड़ रुपए की तुलना में 23.53% अधिक है। जिला योजना स्कीम। इस योजना के तहत जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, बिजली, सड़कों, सामुदायिक भवनों एवं खेल आदि के क्षेत्र में व्यापक विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। मैं 2017-18 के लिए इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का कल्याण। हरियाणा राज्य के लगभग
2.5 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ 1 जनवरी 2016 से देने वाले पहले कुछ राज्यों में से एक है। सरकार ने स्वीकृत 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के पेंशनरों की पेंशन में संशोधन को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे लगभग 2.25 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बजट 2016-17 में पहले ही पर्याप्त प्रावधान किया गया है। हरियाणा ने अपने पुलिस कर्मियों के लिए साप्ताहिक अवकाश की शुरुआत की है। स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर सरकार ने होमगार्ड कर्मियों का मानदेय 300 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 572 रुपये प्रतिदिन किया गया है, जो पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर है, और इससे 5000 होमगार्ड लाभान्वित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 11,000 सफाई कर्मियों का न्यूनतम वेतन भी 10,000 रुपये तक बढ़ाया गया है। सरकार ने 1 जनवरी 2017 से अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में 14.29% की वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है। इन वृद्धियों से सरकारी खजाने पर लगभग 2,500 करोड़ रुपए का वार्षिक कुल वित्तीय भार पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए नया विभाग। ये गर्व की बात है कि देश में हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। राज्य सरकार रक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हम शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा उनके ऋणी रहेंगे। बहरहाल उनके बलिदान के सम्मान और उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग स्थापित किया गया है। शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में पढ़ रहे कैडेट्स को दी जाने वाली छात्रवृत्ति बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष की गई है। अम्बाला में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थापित किया जा रहा है, जो युवाओं में सर्वोच्च बलिदान और सेवा की भावना जागृत करेगा। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 से भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैन्य बलों के आश्रितों के लिए संघ लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, बैंकिंग सेवाएं जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोर्सों की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। केरोसिन मुक्त राज्य। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 सर्वेक्षण के आधार पर बीपीएल परिवारों की महिलाओं के नाम रसोई गैस LPG कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ऐसे बीपीएल परिवारों को 1,600 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। प्रथम चरण में 1 नवंबर 2016 तक 8 जिलों नामतः अम्बाला, गुरुग्राम, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, पंचकुला और यमुनानगर को केरोसिन मुक्त किया गया है और 31 मार्च 2017 तक समस्त राज्य को केरोसिन मुक्त बनाने का लक्ष्य है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लोगों विशेषकर युवाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता के सहयोग से सोनीपत में एक साइंस सिटी और अम्बाला में एक सब रीजनल साइंस सेंटर स्थापित करने की योजना है। मैं वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 80 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। वस्तु एवं सेवा कर। GST देश में एक प्रमुख कराधान सुधार है, जो कि एक राष्ट्रव्यापी IT प्रेरित समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है और इसके 1 जुलाई 2017 से लागू होने की संभावना है। यह समान कराधान कानून देश भर में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को परेशानी मुक्त बनाएगा। यह कर सुधार एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर की अवधारणा को भी साकार करेगा। राज्य सरकार वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार GST कानून बनाने के लिए GST परिषद के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में रही है। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी की अध्यक्षता में गठित GST परिषद को सभी विवादास्पद मुद्दों पर सर्वसम्मति से प्रगतिशील निर्णय पर पहुंचाने के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा प्रदेश GST के क्रियान्वयन के लिए IT आधारभूत संरचना के विकास के मामले में मॉडल 1 राज्य है। आबकारी एवं कराधान विभाग ने आवश्यक सॉफ्टवेयर के विकास और हार्डवेयर के नियोजन के लिए पहले ही एक सिस्टम इंटीग्रेटर को नियुक्त कर लिया है। विभाग के सभी अधिकारियों को GST प्रावधानों के संबंध में उचित रूप से प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में राज्य में वैट के तहत मौजूदा डीलरों को GST के तहत लाने की प्रक्रिया चल रही है। वित्त वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में वैट से लगभग 8,500 करोड़ रुपए का राजस्व और दूसरी से चौथी तिमाही में GST से लगभग 22,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
जो कि 2016-17 के संशोधित अनुमान पर 15.5% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा राज्य आबकारी शुल्क से 6,100 करोड़ रुपए, स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन फीस से 3,900 करोड़ रुपए और वाहनों पर कर से 2,400 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की संभावना है। कर प्रस्ताव। माननीय उपाध्यक्षा महोदया, मेरा वित्त वर्ष 2017-18 के इन बजट अनुमानों में हरियाणा मूल्य वर्धित कर HVT अधिनियम 2003 के तहत करों की वर्तमान दरों में कोई बदलाव करने या कोई नया कर लागू करने का प्रस्ताव करने का कोई इरादा नहीं है। वास्तव में राज्य सरकार ने बायोडीजल B100 और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में इस्तेमाल होने वाले सोलर उपकरणों एवं कल पुर्जों को वैट से छूट देकर मुक्त करने का निर्णय लिया है। क्षेत्रवार आवंटन का पुनः अवलोकन। माननीय उपाध्यक्षा महोदया, अब मैं वित्त वर्ष 2017-18 के लिए क्षेत्रवार आवंटन के बारे में बताना चाहूँगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सिंचाई, सहकारिता और ग्रामीण विद्युतीकरण सब्सिडी सहित को 12,784.72 करोड़ रुपए मिलने प्रस्तावित हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत के लिए 4,963.09 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित है। शिक्षा क्षेत्र, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति सहित के लिए 15,546.65 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,839.90 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। उद्योग एवं खनिज विकास के लिए 399.88 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास और अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 6,859.55 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। बिजली क्षेत्र के लिए 12,685.71 करोड़ रुपए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 3,382.84 करोड़ रुपए, शहरी विकास के लिए 4,973.58 करोड़ रुपए और जिला योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। परिवहन क्षेत्र के लिए 2,549.81 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव है। भवन एवं सड़क क्षेत्र के लिए 3,827.70 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। किसी भी प्रयास की सफलता समाज के वंचित लोगों के लिए उपलब्ध करवाए गए लाभों से आंकी जाती है। मैंने 2017-18 में SC/ST घटक के तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष रूप से 7,230 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया है, जो कि विकासात्मक योजनाएं 35,885 करोड़ रुपए के परिव्यय का 20.15% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में ग्रामीण विकास के प्रति एक सकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने और ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना एक अन्य प्राथमिकता है। निष्कर्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देते समय मैंने सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे प्रगतिशील राज्य के समाज के सभी वर्गों के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आम जनता के विकास के एजेंडे के मामले में सबको एक साथ लेकर चलना वर्तमान सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। मैं इस गरिमामय सदन के सभी सदस्यों का मेरा बजट अभिभाषण बड़े ध्यान व धैर्य से सुनने के लिए तथा आपके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप सबसे हरियाणा को चहुमुखी विकास, समृद्धि और लोगों की भलाई के मामले में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राजनीतिक एवं वैचारिक मतभिन्नता से ऊपर उठकर इस पर चर्चा एवं विचार विमर्श करने और मेरे बजट प्रस्ताव को अंगीकार करने का आग्रह करता हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि ये बजट प्रस्ताव आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी राज्य के एक सूत्र पर आधारित होकर हरियाणा के प्रत्येक नागरिक के सुख एवं कल्याण का कारण बनेंगे। ये सूत्र इस प्रकार है: सुखस्य मूलम धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ है, अर्थस्य मूलम राज्य है, राज्यस्य मूलम इंद्रिय जय है, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय है, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। अर्थात सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल सुराज है, सुराज का मूल इंद्रिय विजय है, इंद्रिय विजय का मूल विनय है और विनय का मूल वृद्धों एवं आश्रितों की सेवा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों के साथ
अब मैं वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों को इस सदन के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। हरियाणा का बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की तरफ से बहुत सारी खास बातें इस एक जो बजट पेश किया गया है, पूरे बजट को उन्होंने विधानसभा में पढ़कर सुनाया कि क्या कुछ खास 2017-2018 में हरियाणा के लिए होगा। सबसे पहले बात करें तो कृषि के संबंध में 12,784.72 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। कृषि के लिहाज से एक बड़ी रकम आप कह सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम यह भी था कि किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है हरियाणा की जनता के ऊपर। तो एक राहत की खबर जरूर है जो हरियाणा के लोग हैं, जो हरियाणा की आवाम है उसके लिए, कि किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं है। आर्थिक स्थिति में 9% की वृद्धि का दावा किया गया। 7.2% प्रति व्यक्ति जो विकास दर है उसका भी जिक्र किया गया और 2017-2018 का बजट पेश किया गया। कुछ पॉइंट्स जो अहम आज के इस बजट स्पीच में कैप्टन अभिमन्यु की रही, उन पर एक नजर। घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है 8.7, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2017-18 में 9.10 होने का अनुमान है। कुल राजस्व प्राप्तियां 2016-17 में जो रहेंगी घरेलू उत्पाद 8.7% की दर से बढ़ी है और उनकी तरफ से यह दावा किया गया। जो बजट है वो पेश किया गया 2017-18 का कैप्टन अभिमन्यु की ओर से। आपको बता दें कि आज बजट डे, हरियाणा में बड़ा दिन, पूरे राज्य की नजरें लगी होती हैं और उसके बाद जो राहत की खबर पूरे हरियाणा के लिए आई कि किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बहुत से पॉइंट्स हैं जो आज जिक्र किया गया इस स्पीच में कैप्टन अभिमन्यु की ओर से। और केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अब जो ई ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने की ओर नजर आ रही है। 5,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो ई ट्रांजैक्शंस होंगी, इसका भी जिक्र किया गया। सरकार बहुत तकनीकी संस्थान को बढ़ावा दे रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। शिक्षा के बजट पर 18.5% की बढ़ोतरी की गई है और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का बजट है और जो पॉइंट्स हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ खास आज के इस बजट में रहा। खेलों का भी जिक्र हुआ, 59.1 जो प्रतिशत है बजट में बढ़ोतरी की गई है और कुल जो खेलों के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का बजट का जिक्र किया गया। 2017-2018 का बजट जो पेश किया गया है कैप्टन अभिमन्यु की ओर से। %7 वृद्धि दर्ज हुई है, यह दावा किया गया। कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से। तो बजट डे आज, और इस बजट डे में जो हरियाणा की आवाम के लिए क्या कुछ खास है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या असर होगा आपका 2017-2018 में, आपके ऊपर क्या असर होगा, हरियाणा की आवाम के ऊपर क्या असर होगा, वो भी हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जो सीधा सा चीज निकलकर सामने आ रही है कि किसी नए तरह का टैक्स कोई नहीं लगाया गया है, जो एक राहत की खबर है। यानी कि आपकी पॉकेट से टैक्स के जरिए जो पैसा निकालने की सरकार की कोशिश होती है वो इस बार बिल्कुल भी नजर नहीं आई, जो दावा किया गया है। उधर हरियाणा का वर्ष 2017-2018 का बजट पेश कर दिया गया है। कुछ मुख्य बिंदु जिनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जो बजट की स्पीच थी, जो बजट पेश किया गया है, उसमें क्या कुछ खास है। 7% वृद्धि दर्ज हुई है उद्योग में, यह दावा किया गया सरकार की ओर से अपने आज की बजट स्पीच में। और साथ ही आपको बता दें कि कृषि के लिए, खेतीबाड़ी के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा विभाग का भी जिक्र किया गया, पेयजल योजना का भी जिक्र किया गया, उसके ऊपर भी ध्यान रखा। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और कुछ आपको पॉइंट्स मैं बता देता हूं। सूबे के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर नई योजना की शुरुआत की गई है, मंगल नगर विकास योजना। और दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मैं 1,02,329.35 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 के 90,412.59 करोड़ रुपए पर 13.18% की वृद्धि दर्शाता है। ऐसा पहली बार हुआ है जब खाद्यान्न खरीद कार्यों को छोड़कर
बजट ने 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। 1,02,329.35 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय में 22,393.51 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च और 79,935.84 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 21.88% और 78.12% है। 2014-15 में राजस्व घाटा, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.9% था, वर्ष 2015-16 में कम होकर के 1.6% हो गया और वर्ष 2016-17 में इसके 1.33% रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए मैंने इसे 1% से भी कम करने का लक्ष्य रखा है और वर्ष 2019-20 के अंत तक मेरा लक्ष्य इसे 0 पर लाने का है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र वर्तमान सरकार के लिए विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है। मैं वर्ष 2017-18 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 3,206.01 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित करता हूं, जो कि संशोधित अनुमान 2016-17 के 2,698.80 करोड़ रुपए से 18.79% अधिक है। इसमें कृषि के लिए 1,516.01 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 746.88 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 396.93 करोड़ रुपए, वनों के लिए 457.62 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन के लिए 88.57 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। तो उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा में गन्ना किसानों को गन्ने का 320 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। राज्य में पहली बार सरकारी एजेंसियों द्वारा मूंग दाल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। हमारा प्रयास है कि किसान खेती के साथ साथ डेयरी फार्मिंग का कार्य भी करें, ताकि उनकी अतिरिक्त आय सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य के लिए देसी गायों की मिनी डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए किसानों को 50% सब्सिडी दी जा रही है। 1000 रुपए से अधिक के सभी सरकारी भुगतान केवल डिजिटल पद्धति से किए जाएंगे। भीम ऐप के माध्यम से बिजली निगमों के बिल भुगतान और अन्य सरकारी भुगतान पर 5% की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 रुपए होगी।